महाराष्ट्र में महायुति बना महाविकास अघाड़ी। किसके पक्ष में किस फैक्टर ने किया काम? दलित और मुस्लिम केमिस्ट्री किसका करेगी बेड़ा पार? महायुति के पक्ष में कौन से फैक्टर अहम? क्या महाविकास अघाड़ी के लिए अहम होंगे मुस्लिम वोटर? क्या बिखरे जातीय समीकरण साध पाएगी बीजेपी? किस शिवसेना और एनसीपी को मिलेगी सहानुभूति? प्रदेश की 9.25 करोड़ जनता ने कर दिया बड़ा फैसला। देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों पर 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला प्रदेश की 9.25 करोड़ जनता ने कर दिया है। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन यानी महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अपने सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। महायुति का हिस्से बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी खड़ी नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन पिछले 6 विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही हैं। हालांकि इस बार का महाराष्ट्र का सियासी मिजाज पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं महायुति का सियासी पलड़ा भारी है तो कहीं महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं। इस बार सीट वाइज फाइट होती दिख रही है। ऐसे में किसके साथ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, यह जानना बेहद मुश्किल है। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर 4 महीने पहले हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से महाविकास अघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि महायुति 17 सीटों पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस 13 सीट, शिवसेना यूबीटी 9 और एनसीपी एस 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 13 पर और शरद पवार की पार्टी 3 से बढ़कर 8 पर पहुंच गई, तो बीजेपी 23 से घटकर 9 सीटों पर सिमट गई। इस तरह महाविकास अघाड़ी को तकरीबन 160 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, तो महायुति ने 128 सीटों पर बढ़त मिली थी। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न रहता है, तो महाविकास अघाड़ी की बल्ले बल्ले हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का विभाजन भी एक बड़ा फैक्टर है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर एकनाथ शिंदे ने सत्ता के साथ साथ शिवसेना को भी अपने नाम कर लिया था। इसी तरह शरद पवार के हाथों से एनसीपी को अजीत पवार ने भी छीन लिया था। इसके चलते उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। लोकसभा चुनाव में यह भावना साफ दिखी और विधानसभा चुनाव में भी उद्धव और शरद पवार ने विक्टिम कार्ड को चला है। सहानुभूति का दाव महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी की मराठा, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रही। इससे सोशल इंजीनियरिंग के दम पर एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी चुनाव में उतरी है। मराठा आरक्षण और संविधान का मुद्दा कारगर रहा था और उसे फिर से दोहराने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को ही तरजीह दी। ऐसे में दलित मुस्लिम मराठा का गठजोड़ महाविकास अघाड़ी के लिए अहम भूमिका अदा कर सकता है। महाराष्ट्र की सियासत के शरद पवार बेताज बादशाह हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है। इस तरह उद्धव ठाकरे के पास अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत है। उद्धव और शरद पवार के सियासी कद का कोई भी नेता महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है। इसका सियासी लाभ महाविकास अघाड़ी को चुनाव में मिल सकता है। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार काफी फैक्टर अहम माने जाते हैं, जिसका लाभ कांग्रेस ने पूरी तरह से उठाने का दांव चला है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अपने दम पर महाराष्ट्र की सियासी बाजी नहीं जीत सकती। ऐसे में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी है।
जिसे महायुति के नाम से जाना जाता है। इस तरह बीजेपी एक बड़े गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार से भी सबक लिया है और लोक लुभावन योजना का आक्रामक प्रचार किया। लाडली बहना योजना के जरिए महिला मतदाताओं को साधने की कवायद की। महायुति ने प्रचार किया कि सरकार बदलने से तमाम लाभों पर संकट गहरा सकता है। 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करने वाली लाडली बहना योजना एक अहम फैक्टर मानी जा रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत महायुति के लिए एक अहम फैक्टर बन सकती है। इस जीत के बाद से ही बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को हौसले बुलंद हुए थे। महाराष्ट्र की चुनावी कमान अमित शाह ने संभाली थी और लगातार बैठकें करके जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सियासी समीकरण दुरुस्त करने का काम किया। इसका लाभ विधानसभा चुनाव में महायुति को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बिखरे जातीय समीकरण को भी बीजेपी ने सुधारने की कवायद की है। बीजेपी अपने कोर वोट बैंक ओबीसी पर खास फोकस किया है और जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए हर दांव चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे का नैरेटिव सेट किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक हो तो सैफ हो का नारा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने वोट जिहाद के जरिए महाविकास अघाड़ी के समीकरण को बिगाड़ने की कवायद भी की। हिंदुत्व के एजेंडा सेट किया तो दलित वोटों को भी साधने का दांव चला। महायुति ने संविधान खतरे में है जैसे दावों को निराधार बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। एकनाथ शिंदे जरूर मुख्यमंत्री है, लेकिन अमित शाह ने चुनाव के दौरान ही साफ कर दिया कि नए सीएम का फैसला नतीजे आने के बाद ही होगा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का विपक्ष द्वारा गढ़ा जा रहा नैरेटिव को भी खत्म कर दिया। फडणवीस या शिंदे के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने का नुकसान होने का भी खतरा था। इस तरह सीएम की अटकलों को खारिज किया गया, जिसका लाभ महायुति को मिलने की संभावना है। अब देखना होगा कि प्रदेश की 10.25 करोड़ जनता ने किसको सियासी फायदा पहुंचाया है और किसके पक्ष में वोट किया है। आने वाले 23 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।